अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। कल वाले सवाल कितने होमवर्क में थे? एक ही था पापा? ठीक है, पहले वो सवाल करते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जुलाई। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एसेट एक्यूमुलेशन डिस्पोजल अकाउंट एज ऑन। मसला हो गया। देखो, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। ईयर मतलब 12 महीने। फाइनेंशियल ईयर उन 12 महीनों को कहते हैं जिनके लिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं। और ये फाइनेंशियल ईयर हमारे अकाउंटेंट्स के 12 महीने जरूरी नहीं है कि कैलेंडर ईयर के साथ मेल खाते हो। कैलेंडर ईयर तो जनवरी से दिसंबर है, ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो सितंबर में ईयर एंड कर रही होती हैं, जैसे शुगर कंपनीज हैं, शुगर सेक्टर है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दिसंबर में एंड करती हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर वगैरह हो गया। कुछ जो है वो जून में एंड करते हैं। भाई आवाज मिस हो रही है हाइब्रिड वालों के लिए। जून में एंड करते हैं कुछ लोग, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर हो गया। हमारी हुकूमत भी जून में अपना ईयर एंड कर रही होती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर कोई से 12 महीने हो सकते हैं। ईयर 12 महीने को कहते हैं ना, ठीक है, 12 महीनों को। फाइनेंशियल ईयर वो 12 महीने जिसके लिए हम फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, वो कोई से 12 महीने हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कैलेंडर ईयर के साथ के हों। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? जनवरी से दिसंबर। लेकिन मसला ये होता है कि जनवरी से दिसंबर वाले सवाल हमें बड़े आसान लगते हैं, लेकिन अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो हम भी आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे आज वाले सवाल में भी एक छोटी सी गलती जरूर हुई होगी, पिछली क्लास में भी तकरीबन आधी से ज्यादा क्लास की वो गलती थी। इंशाल्लाह आपकी भी होगी, इंशाल्लाह। इसलिए कह रहा हूं कि ये टाइम है, गलतियां कर लो और सीख लो, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली टिप आपके लिए, इन बातों को ना मजाक में ना उड़ाया करो सर, हमें पता है सर, बच्चे समझा, दूध पीते बच्चे हम ऐसी बातें बताते हैं आप हमें। फायदा होगा बड़े सवालों में जाके, छोटी छोटी चीजों का, ठीक है ना। ऐसे सवालों के अंदर एक काम कर लिया करें, स्टार्ट में तो खास तौर पे ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड आपका कैलेंडर ईयर से हट गया तो आप इतनी सी शफकत फरमाएं कि सवाल के ऊपर अपने पास लिख लिया करें उस साल को। यकम जुलाई 13 से साल शुरू हो रहा है, 30 जून 14 पे खत्म हो रहा है। ये अपने सवाल पे आप क्वेश्चन पेपर पे, क्वेश्चन पे, किताब पे, रजिस्टर पे, कहीं पे सवाल के जहां पे आपको नजर आता रहे ये लिख लिया करें, ठीक है। इससे गलती के चांसेस तकरीबन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बाकी तो फिर सवाल वही था। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है यकम जुलाई 17 पर, फिर एडिशन है, फिर डिस्पोजल्स है, एक ही डिस्पोजल है, फिर एसेट अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं जी। अकाउंट्स बनाने हैं। जी क्वेश्चन नंबर 35 है और ये हैंड आउट कौन से लेक्चर का है? लेक्चर 4 के। अच्छा जी, एसेट अकाउंट इतने बना के रखे हुए थे, काम का तो नहीं निकला। नजर आ रहा है? चलो अगर नजर आ रहा है तो ठीक है फिर। अच्छा जी, डिस्पोजल का अकाउंट, डिस्पोजल भी है, चलो ओपन कर लेते हैं। वैसे तो ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे तो ये होना चाहिए कि सवाल पढ़ते पढ़ते जो लेजर ओपन करने पड़े वो करते चले जाया करें। तो चलो इसी तरतीब से ही चलते हैं, ठीक है। जब डिस्पोजल की ज़रूरत पड़ेगी तब की तब देखेंगे। सबसे पहले लिखता है यकम जुलाई। अभी इस सवाल को नोट नहीं कर रहे ना हम, क्योंकि हमने होमवर्क में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ वो तो कर रहे हैं। अच्छा किया हुआ है, ठीक है, तो फिर दोबारा नोट ना करो, एंड पे पिक्चर ले लेना बेशक। जी कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया? मैंने चेक करना है। हाँ ऊंचा हाथ ऊंचा कर। क्यों नहीं किया होमवर्क? तो फिर ये वाला छोड़ दिया जी।
हो पहले दिन वाले मर्दान वाले तुम्हारा भी तो पहला दिन था। जो पीछे पीछे वाला रिवाइज करते रहो, आगे छोड़ो, क्या करना है आगे, नया नया सीखना ही नहीं है। कल भी यही पिछला रिवाइज कर लेना, ठीक है। 15 दिन बाद भी सिर्फ पिछला पहले हफ्ते के रिवाइज किए जाना, क्या करना है पढ़ के जी। छुट्टी तो अपने लिए जो है वो आपके लिए तो टीबी है, टीबी जी। और यहां पे और भी हाथ खड़ा हुआ था कोई, फर्स्ट कहां थे अभी तक? सेट कर दूंगा मैं तबीयत तुम्हारी, छुट्टी नहीं करनी, मारे जाओगे बेमौत जी। आ जाए 1 जुलाई 13 पर ओपनिंग बैलेंसेस हैं भाई, बच्चों ने किया हुआ है। हाइब्रिड में किस किसने होमवर्क नहीं किया? बॉयज किस किसने नहीं किया होमवर्क? माशाल्लाह। गर्ल्स में किस किसने नहीं किया हाइब्रिड? ठीक है जी, अच्छी बात। क्या करना है, क्या करना है पे, ऐसा कोई काम क्यों करें हम कि पहली बार ही पास हो जाएं? ऐसे थोड़े ही रिस्क ले सकते हैं हम। तो पहली बार अगर हम रोज का काम रोज करते रहे तो हम पहली बार ही पास हो गए तो कौन जिम्मेदार है सर? हम नहीं ऐसा करने वाले, हम तो लंबा प्रोग्राम लेके आए हुए हैं। मर्जी आप लोगों की, इट्स अप टू यू। पहला हफ्ता है, उसके बाद डंडा भी आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आते सही कर लें अपनी, क्योंकि पहले हफ्ते नॉर्मली बच्चे करते हैं होमवर्क, जब करना छोड़ेंगे मैं चेकिंग तब शुरू करूंगा। 1 जुलाई 13 ओपनिंग बैलेंस एसेट अकाउंट का 280, एक्यूमुलेट रिडक्शन का 100, थाउजेंड्स में कर रहे हैं। एसेट अकाउंट रुपीज इन थाउजेंड्स, ये भी मुसीबत पड़ गई अब लिखने वाली, ना ही लिखता तो भाई बातें ना करो यार, पहली रो वाले भाई। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, फिर पहली रो वालों ने चुप कर लिया तो पिछले शुरू हो गए। सर हमें अलग से कहेंगे, हम तो तब चुप करेंगे। ओके जी, कहने शुरू। 1 जुलाई 13 ब्रॉड डाउन कितना? 280। और 1 जुलाई 13 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 100। क्या होता है? अभी पहले बड़ा मसला हुआ हुआ रोजों में बचे, उधर ठंडी हवा लगती है, ठंडी हवा लग नहीं रही है, जरा ठंडी कर दो हवा। उधर से रोजा रखा होता है, सैरी का खुमार जड़ा होता है, तो फिर सो नहीं जाग, ठीक है। अच्छा जी 100। नेक्स्ट क्या है जी, सवाल में देखते हैं क्या है। एडिशन है 1 अप्रैल 14 को 30,000 का, तो एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 30 रुपए से 1 4 13। ओ फिर तो ये हमारा एडिशन ही नहीं है, ये तो 14 वाले साल का है, हमारा साल तो 13 है, इसीलिए ये लिखवाया है, इसीलिए तो ये लिखवाया है, ठीक है। 1 जुलाई के बाद 31 दिसंबर 13 आया होगा, लेकिन वो 6 महीने पूरे हुए। फिर ये साल चल रहा है अभी, तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। 14 अप्रैल 14 जो है वो 30 जून 14 से पहले आता है। 1 अप्रैल 14, 30 जून 14 से पहले आता है, तो ये हमारे साल में ही है ट्रांजैक्शन, ठीक है। टैक्स पढ़ रहे हैं ना आप लोग? आपको पता है इस साल को 13-14 का साल भी कहते हैं, बल्कि इसको 14 का साल नहीं, 13-14 भी कह सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं, कहते हैं 13-14 साल, 13-14 यूं भी कहा जा सकता है, ईयर 13-14 भी कहा जा सकता है, लेकिन टैक्स पढ़ने वाले बच्चों को पता है नॉर्मली हम उसको 14 का ईयर भी कहते हैं, टैक्स ईयर 14। वो खात्मे के एतबार से हम इसको 14 वाला साल भी कह देते होते हैं, ठीक है ना, कि खत्म 14 में हो रहा है। बहरहाल ये लिखने का मकसद ही यही था कि इस तरह का कोई मसला ना आए, ठीक है। तो 1 अप्रैल 14 हमारे साल का ही एडिशन है, ठीक है। तो एसिड डेबिट 30 से, कैश क्रेडिट 1 अप्रैल 14। अच्छा 1 अप्रैल 13 होता तो हमारे साल में ना होता, क्योंकि हमारा साल 1 जुलाई 13 को स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। चलें, डिस्पोजल आ गया, अब क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले निकाल लेते हैं ताकि स्टेप्स में फिर ब्रेक ना लगे। तो वर्किंग वन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ
स्ट्रेट लाइन मेथड है? मसला ही कोई नहीं। फिर तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे और उसको सारी जिंदगी जो उसने हमारे पास गुजारी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब वो अंग्रेजियां नहीं लिखने बैठ जाना, इतना टाइम थोड़ा ही होता है। अब तुम डायरेक्ट ये काम करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 1 साल की डेप्रिसिएशन निकलनी है तो कॉस्ट इनटू रेट। कॉस्ट है 50,000, रेट है 10% स्ट्रेट लाइन, तो 50 इंटू 10। 5 ना लिखा करो, मैंने पहले भी कहा था। और इसका आंसर भी 5 ना लिखा करो, वो भी टाइम ज़ाया करने वाली बात है। कैलकुलेटर में जब 5 तो 50 इंटू 10 इंटू ईयर्स करोगे ना तो डायरेक्ट आंसर भी दे देता है कैलकुलेटर, उसे पता है। ठीक है ना? तो यहां पे ऐसे शो कर दो जी। 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। अब लाइफ वाज टिल निकाल लेते हैं। डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल लिखते हैं, 1 मिनट का काम है। अब सबकी तवज्जो चाहिए प्लीज। किस दिन खरीदा था इसको हमने? 1 अप्रैल 2008 को, और बेचा है 31 दिसंबर 13। ओहो 31 दिसंबर 13 हमारे साल में है, चेक कर लें। हाँ, इन दोनों के दरमियान ही आता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2008, डेट ऑफ सेल है 31 दिसंबर 13। अब ईयर एंड जहन में लेकर आए। 1 अप्रैल 8 को अगर एसेट आया है तो इसका पहला ईयर एंड कब हुआ होगा? 30 जून 8। 30 जून 8। तो 1 अप्रैल 8 से 30 जून 8 तक कितने महीने? तो 8, आप मैं यूं बोल दूं 8 वाला साल। 8 वाले साल में 3 महीने, 9 वाले साल में पूरा साल, 10 वाला पूरा साल, 11 वाला पूरा साल, 12 वाला पूरा साल, 13 वाला पूरा 13 वाला पूरा साल। ये गलती हुई ज्यादातर बच्चों से। मैं फिर करवाता हूं। ठहर जाओ, पहले जरा ये वाला 1 जो आपने नहीं लिया मैं इसको अंडरलाइन कर लूं। और 14 वाला हमारा साल जो है उसमें ये 6/12। ठीक है? ये ईयर एंड 30 जून था, तो 30 जून 13 जो है 13 वाला साल वो 31 दिसंबर 13 से पहले आ जाता है बच्चों। ठीक है? अब जरा नए सिरे से, फिर नए जज्बे से, फिर नए सिरे से शुरू करते हैं। किस दिन खरीदा था? 1 अप्रैल 8 को। 30 जून 8 पहला ईयर एंड आया, 3 महीने हो गए। फिर 30 जून 9 तक पूरा साल, 30 जून 10 पूरा साल, 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, 30 जून 13 इस 31 दिसंबर 13 से पहले आता है। ठीक है? और फिर हमारा साल आया 30 जून 14 वाला, इसमें 6 महीने। गलती पड़ी गई। आप दोनों में से किसकी गलती थी? तो दोनों की गलती नहीं थी, तो दोनों का आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा था? अच्छा, ठीक है भाई, समझ आ गई सबको? किस किस ने ये एक नहीं लिया था? इतने कम हो नहीं सकते, बाकी फ्रॉड लगा रहे हैं, या बाकियों ने सवाल ही नहीं किया, या बाकियों को समझ ही नहीं आई हुआ क्या है। टोटल बताओ, टोटल 5 पॉइंट। अब कितने बच्चों का 4.75 था? अभी वही याद है, मतलब बाकी सब ने 5.75 निकाला है। यार आप लोग कितने फ्रॉडी हो ना, हैं? सही बता तो दिया करो गलती करके, मतलब कुछ भी कहेंगे हैं, मैं मान लूंगा। 5 पॉइंट बोले 28.7। कितने बच्चों ने 1000 में क्वेश्चन किया था? थाउजेंड्स में। कितनों ने पूरे रुपीज में किया था? एग्जैक्ट बराबर नहीं है, इस क्लास में थोड़े 1000 वाले ज्यादा हैं। बहरहाल मैं राउंडिंग नहीं कर रहा, इसलिए जिन बच्चों ने रुपीज में कंप्लीट में भी किया होगा उनका यहां पे आंसर आया होगा 2875। तो मैंने राउंड नहीं किया, वो भी मैच कर सकते हैं, 1000 वाले भी मैच कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी, 28,750। चलें जी, थाउजेंड्स में नहीं ना किया मैंने, तो 28 से 7.5 है। ठीक है? चलें शुरू करें जी अब काम अपने डिस्पोजल का। स्टेप सब 4 हैं। ठीक है? स्टेप 1 है एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे। जाने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी है? वो एसेट के अकाउंट में से हो जाएगी क्रेडिट, और इसको कहां पे फेंकेंगे? अब वो हमारे पास नहीं है, जरूरत महसूस हुई तो अब हम उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है? ये तरतीब पर्चे के अंदर रखनी ज्यादा बेहतर है। अच्छा, थोड़ा सा ना
चलो उम्मीद तो है जर्नल एंट्री पूरी आज, जर्नल एंट्री भी आज सिखाऊंगा इंशाल्लाह डिस्पोजल की। अच्छा जी, डिस्पोजल का अकाउंट ये बड़ी मुसीबत डाल दिया मैंने अपने गले ₹1000 वाली। क्या ही देता आपको भाई, लिख लेना। अच्छा जी, ओके। स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे। दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में, ठीक है। यहां पे लिख लेंगे हम एसेट 31 दिसंबर 13। यहां पे लिख लेंगे डिस्पोजल 31 दिसंबर 13। अच्छा जी, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, हम इस डिस्पोज होने वाले एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रीसिएशन 28.75 इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में से डेबिट करेंगे, ठीक है जी, और इसको डिस्पोजल में क्रेडिट कर देंगे। बोलो मत यार, 28.75, ठीक है जी। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। एसेट बिके तो कैश आता है, तो कैश डेबिट, और दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल क्रेडिट। कितने रुपए का बिका सेल प्रोसीड्स देख के बताओ। 12,000 रुपए का सेल प्रोसीड्स, 12,000, ठीक है। तो कैश डेबिट डिस्पोजल। और स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब कौन सी साइड हैवियर आ रही है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना 9.25, ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा वैसे छोड़ो जबानी समझने को भी, इतने दिनों से, मतलब तीसरा दिन तब हो गया डिस्पोजल शुरू किए हुए मैंने। वैसे डिस्पोजल अकाउंट कल बनाया था, चलो 2 दिन हो गए। 2 दिन से मैंने कोई सवाल ऐसा बनाया ही नहीं था जानबूझ के जिसके अंदर बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आए, कि गैर महसूस तरीके से ये याद होता जा रहा है हमें कि डिस्पोजल के लेजर में अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आए तो वो लॉस होता है, ठीक है ना। अच्छा ये डेबिट साइड पे भी आ सकती थी ना, बैलेंसिंग फिगर जो है डेबिट पे भी आ सकती है, क्रेडिट पे भी आ सकती है, ऐसे ही है ना। लेकिन ये क्रेडिट पे आई तो हमने क्या कहा, ये लॉस है। वैसे तो आज हम इसको लेजर से पढ़ना भी सीखेंगे, लेकिन जबानी वाला काम तो पहले कर लें। कैलकुलेटर आप लोगों के हाथ में होंगे, उम्मीद है बस्तों से निकल आए होंगे आप। 50 माइनस 28.75 करें तो आता है 21.25। 21 बोल लूं राउंड करके जरा, 21। हमारी किताबों में एक एसिड की वैल्यू है 21 रुपए, बाजार में बेचने गए तो उसके मिले हमें 12 रुपए, तो नफा या नुकसान, ठीक है, तो नुकसान हो गया, ये लॉस, ये क्या है, लॉस है, ओके। चलो बहरहाल ये, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने तक मसला है, वहां पे गेन या लॉस का पता होना चाहिए, वरना अगर लेजर मांगे तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिखो भाई, कोई जरूरत नहीं है उसको बताने की गेन है या लॉस है। गेन हो चाहे लॉस हो, कहां जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो गेन लॉस लिखने की जरूरत भी नहीं होती। बहरहाल पता तो होना चाहिए ये क्या है, लॉस ऑन डिस्पोजल, ओके। क्या रह गया, ओके, तो वर्किंग नंबर 2 ओपन कर लेते हैं जी। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, अच्छा जी वो भी लिख लेते हैं, फॉर द ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल।
कह दो यार उसको कि यार चुप कर जाओ मेहरबानी, जब मैं इधर मुंह करता हूँ बोलने लग जाता है। अच्छा भाई एंड वालों आखिरी रो वालों, बल्कि सबसे आखिरी वाले भाई, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ बताओ? चलो जज़ाकल्लाह जी। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, मेथड कौन सा है? मेथड है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जौन सा मर्जी साल एसिड की जिंदगी का हो, रेट ने हमेशा कॉस्ट पे लगना है। इंशाल्लाह आज फिर रिवाइज भी होने लगा, दूसरा मेथड करना है ना तो इसके साथ मिला के करना है, ठीक है। अच्छा कंपैरिजन में तो हर साल रेट ने किस पे लगना है? कॉस्ट पे। ओपनिंग एसिड्स का मतलब क्या होता है? वो नहीं, वो एसेट्स जो पहले से हमारे पास पड़े थे, इस साल नहीं खरीदे, ब्रॉड डाउन है ना ओपनिंग, ठीक है। तो जो एसेट पहले से खरीदे थे उनका ये, उनकी जिंदगी का ये पहला साल नहीं है हमारे बिजनेस में। लेकिन चूंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है तो जौन सा मर्जी साल हो, रेट ने किस पे लगना है? कॉस्ट। ठीक हो गया। तो यहां पे फिर हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस किया था इसमें से, यानी हम क्लोजिंग कॉस्ट इसलिए नहीं लेते कि इसमें तो एडिशन डिस्पोजल भी आ गए ना, हम ओपनिंग डेट पे खड़े होकर कॉस्ट को पकड़ते हैं, ठीक है, सारे एसेट्स की कॉस्ट, और इसमें से फिर जाने वाले एसेट की कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स इनटू जो बाकी बच जाए उस पर फिर रेट, ठीक है। ये चीज इंशाल्लाह बदलेगी आज। ये बदलेगी इस वजह से क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये कॉस्ट के ऊपर रेट सब्सीक्वेंट ईयर्स में लगा हम नहीं सकते। ये पढ़ाऊंगा जाहिर है आज मेथड, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए डिब्बे लगा दिए कि ये जगह बदलेंगे बस, बाकी सारा सवाल वैसे ही रहना, ठीक है। चलें जी, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स कितनी है? 280, और डिस्पोज होने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी है? 50। तो जो बाकी बच गया उस पे लगाओ 10%, वो सारा साल हमारे पास रहना, 20, ठीक है। उसके बाद ऑन एडिशंस, एडिशन एक ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रही, होती तो माइनस करते। बहरहाल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू है नहीं, जीरो करने की बजाय टाइम बचा लेते हैं जी। इंटू 10% इंटू जब अप्रैल को आया 9 महीने हैं, ईयर एंड भी तो 30 जून है, 1 अप्रैल 14 को आया है, ईयर एंड 31 दिसंबर 14 को नहीं होना, 30 जून 14 पे हो जाना है। तो फिर अप्रैल मई और जून, गुड, 3/12। ये गलती तो नहीं की थी, ये अभी तक भी गलती कोई नहीं आई। 0.75। उसके बाद ऑन डिस्पोजल, जी 50 की कॉस्ट है, 10% रेट है, 31 दिसंबर 13 को चला गया हमसे, 6 महीने हमारे पास रहा, 6/12 जी। तो टोटल बन गया 26.25। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया फॉर द ईयर, डबल एंट्री बोलो, accumulated depreciation 26.25, 30 जून 14, ठीक है। तो 30 जून 2014 पर क्लोजिंग एसेट का बैलेंसिंग क्या आएगा? 260। उसके बाद 30 जून 2014 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग कितना आएगा? 97.5। अगला साल वैसे है तो आसान ही, लेकिन चलो अब कर लेते हैं।
ठीक है, पिछली क्लास मैंने कहा रहने दो, बच्चे कहते हैं रहने दें, फिर कहते हैं नहीं करा दें, चलें आपको भी करवा देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस मकसद जिंदगी का मकसद ही है, हमने कुछ नहीं करना, इसी से करवाना है जो कुछ करवाना। यकम जुलाई 2014, 15 नहीं लिख देना यहाँ पे, 30 जून 14 में साल खत्म हुआ है तो अगला दिन यकम जुलाई, साल तो वही रहना है, ठीक है। यकम जुलाई 14 पर 260, यकम जुलाई 14 पर 97.5, कोई एडिशन कोई डिस्पोजल नहीं तो कुछ ना करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो कैलकुलेट होना है। तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 ऑन ओपनिंग है, कोई डिस्पोजल वगैरह कोई नहीं है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओपनिंग कॉस्ट पकड़ेंगे 260 इंटू लगा देंगे रेट इज इक्वल टू, कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो बस यही टोटल है, ठीक है। इसकी डबल एंट्री बनी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेट, मतलब इसको तो वर्किंग वन में जाके शायद लिखने की भी जरूरत नहीं थी, यहीं ब्रैकेट में ही हम कर सकते थे 26 इंटू 10 पर्चे के अंदर यूं कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 जून 2015 जी, 30 जून 15 पर एसेट का क्लोजिंग तो मैं बता देता हूं, मुश्किल वाला काम मुझे करने दें, आप ये बता दें 30 जून 15 पर 123.5, कितने बच्चों का बिल्कुल सही था, कितनों की गलती थी, गलती समझ आ गई है, आप सही साबित हुए। और क्या हाथ सेट हो सर भी, अच्छा शाबाश, वो स्टूडेंट बन गया, मैं जिगर बना रहा था। ओके, तो मसला एक्सट्रैक्ट्स बनाने की जरूरत तो नहीं है, हैं? किसने बोला जाओ मैं नहीं बनाता यार, आसान बात है, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों साल जाएगा और एक्यूमुलेशन का क्लोजिंग उसमें से नेट हो जाएगा और प्रॉफिट बुक वैल्यू आ जाएगी, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा पहले साल भी और दूसरे साल भी, लेकिन लॉस ऑन डिस्पोजल सिर्फ पहले साल आएगा, दूसरे साल नहीं आएगा, ठीक है। जबानी बता दिया, जिन्होंने बनाया वो चेक कर लेंगे। जर्नल एंट्रीज भी कही हुई हैं अलॉन्ग विद, वो छोड़े बस, हाँ वो सब कुछ आता है आपको। हाँ, डिस्पोजल की जर्नल एंट्री, अच्छा यहां पे क्या लिखा है, अलॉन्ग विद जर्नल एंट्री ऑफ सिर्फ डिस्पोजल, ओके गुड। चलें जी, इस सवाल में कोई मसला नहीं है, तो नया सीखते हैं कुछ इसमें। आपको पता नहीं है कि आपको पता है कि ये क्यूमुलेटिव, ये डिस्पोजल की जर्नल एंट्री क्या है, आपको पता नहीं है कि आपको पता है कि डिस्पोजल की जर्नल एंट्री क्या होती है। अब मैं आपको सिर्फ यही बताने लगा हूं कि आपको पता है कि ये डिस्पोजल की जर्नल एंट्री क्या होती है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आपको कोई नई चीज नहीं सिखा रहा, ये आपको आता है। डिस्पोजल तो वैसे आता है, डिस्पोजल की जर्नल एंट्री भी आपको आती है, जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल लिख देते हैं, जर्नल, कितना जनरल लिखते हैं अभी भी इसको, जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल। आपको पता ही नहीं है कि आपको पता है, तभी आपको पता लग जाएगा कि ये आपको पता है। वैसे मैंने बात की भी थी, ठीक है, कि आपके ये जो स्टेप्स हैं डिस्पोजल के 4, दरअसल ये जर्नल एंट्री ही है। आपको जर्नल एंट्री, आपकी जो जर्नल एंट्री है उसी को मैंने आपको स्टेप्स की फॉर्म में लिखवाया हुआ है, ठीक है। और वो स्टेप्स कौन से थे, जरा रिवाइज करवाना। स्टेप 1 में एसेट अकाउंट को 50 से क्रेडिट करना, ये स्टेप 1 था, या सुनो मेरी बात तो सुनो,
एसेट अकाउंट को 50 से क्रेडिट करना ये स्टेप 1 था, या उसका दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल अकाउंट में डालना ये स्टेप 1 था? ये स्टेप 1 याद है, लिखा भी था पहले दिन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना ये स्टेप 2 था, या इसका दूसरा इंपैक्ट इधर क्रेडिट करना ये स्टेप 2 था? एक्यूमुलेटेड एक्शन को डेबिट करना, ठीक है। कैश को डेबिट करना ये स्टेप 3 था, या उसका दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में डालना स्टेप 3? इसका मतलब डिस्पोजल में तो सिर्फ दूसरे इंपैक्ट पड़े हैं। हाँ, डिस्पोजल स्टेप्स नहीं, डिस्पोजल के अंदर दूसरे इंपैक्ट फेंक के गेन लॉस निकालते हैं। वही गेन लॉस डिस्पोजल से निकल सकता है या जर्नल एंट्री से भी निकल आता है, आज वही काम करने लगे, ठीक है। तो स्टेप्स आपको आते हैं, तीनों स्टेप्स पहले आते हैं, चौथा तो वैसे बैलेंसिंग फिगर होती है ना। तीनों स्टेप्स आते हैं आपको, वो स्टेप्स दरअसल जर्नल एंट्री ही थी। जैसे स्टेप 1, अब इसको भूल जाओ कि आपके सामने ये है, आपको नजर आ रहा है? किस किस को नजर आ रहा है? शर्म करो, उस्ताद कह रहा नजर नहीं आ रहा और तुम्हें नजर आ रहा है, ठीक है। झूठ क्यों बोलोगे तुम उस पर नजर ही ना जाने दो, इधर रखो नजर, नहीं नजर आएगा। दिल को समझाने की बात है, ठीक है, ओके जी। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो अच्छा, अभी ना स्टार्ट है इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं कि पहले स्टेप 1 स्टेप 2, जब थोड़ी सी ये एंट्री याद हो जाएगी ना, तो हम क्या करेंगे, हम पहले जर्नल एंट्री की अंग्रेजी लिख लिया करेंगे, फिर जो फिगर्स मिलती जाएंगी सवाल में से वो उठा के वहां पे लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना, ओके। लेकिन आप चूंकि पहला दिन है, दूसरा दिन, इस तरह से स्टेप्स लिख लेंगे जरा। तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट। तो लो जी, एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ विद कॉस्ट कितनी है? 50। लो स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद accumulated depreciation of disposal। ये उधर ना बैठा करो, इधर बैठा करो, ठीक है ना जी। with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। अब ये वाली फिगर हमें निकालनी पड़ी वर्किंग 1 में, तो ये वर्किंग 1 से हमने निकाल कर पता लगाई 28.75 है। 2 स्टेप्स हो गए। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। एसेट बेचा जाता है तो कैश आता है, तो कैश का आना डेबिट या क्रेडिट? तो कैश अकाउंट भी हो गया डेबिट 12 से। और स्टेप 4 क्या बोला था? बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब जर्नल एंट्री में भी डेबिट और क्रेडिट है, बताओ कौन सी साइड हैवियर है? क्रेडिट साइड हैवियर नजर आ रही है ना, जर्नल एंट्री बैलेंस नहीं हो रही। तो अगर बैलेंसिंग फिगर निकालें इस जर्नल एंट्री में से तो किस तरफ गिर रही है वो फिगर? जमाई मत लेना, लेने लगे थे तुम, लेने लगे थे जी। तो किस तरफ बैलेंसिंग फिगर गिर रही है? कितनी? 9.25, ठीक है। ये 9.25 जो भी है, गेन है चाहे लॉस है, कहां जाना है? तो बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस, ठीक है। वो अब आपको वैसे पता है कि ये क्या है, ये लॉस है, लेकिन जनरल एंट्री ने भी बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस इससे हो रहा है डेबिट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है एक्सपेंसेस से और लॉसेस वगैरह से। ये बात समझ में आती है आपको जो मैंने बोली अभी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। अच्छा, अगर मैं यहां कोई सवाल करूंगा तो नजर आएगा? कहां से आपको आएगा? आपको नहीं आएगा, इसीलिए कहा आपने बैठा करो इधर, ठीक है। तो फिर यहां पे मैं वो सवाल करूंगा, ठीक है, ओके। आप इधर पीछे हो जाओ, थोड़ा सा यूं होकर बैठो, बाहर अब वो बाद में यूज करेंगे। यहां पे तो मैं सिर्फ ये बता, बल्कि अब तो फिर यहां पर ये भी यूज कर लेंगे बात। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाना सीखा हुआ है। मिसाल के तौर पे आपने कहा जी मेरी सेल्स हैं 100 रुपया, ठीक है। सेल्स की नेचर क्या होती है? तो प्रॉफिट एंड लॉस को सेल ने क्या किया? क्रेडिट किया। प्रॉफिट एंड लॉस, चलो आगे बढ़ो। कॉस्ट ऑफ सेल, मिसाल के तौर पे आपने कहा जी कॉस्ट ऑफ सेल मेरी है 60 रुपए। कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है तो
डेबिट किया उसने, जीपी आ गया। आपने कहा जी मेरे अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो 30 रुपए, एक्सपेंस की नेचर, तो इसने भी इसको किया डेबिट। आपने कहा जी मेरी कुछ अदर इनकम आई है 5 रुपए, इनकम की नेचर। नेट में क्या आया, प्रॉफिट या लॉस? कितना? ये नेट में प्रॉफिट क्यों आया है? अच्छा, नेट में प्रॉफिट इसलिए आया है क्योंकि इनकम्स ज्यादा थी एक्सपेंसेस। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब अगली बात, इनकम्स की नेचर क्रेडिट होती है, तो इसका मतलब क्रेडिट्स ज्यादा थे डेबिट्स से, तभी नेट में प्रॉफिट जो आया उसकी नेचर भी क्या है, क्रेडिट। इसीलिए ये प्रॉफिट कैपिटल, क्रेडिट नेचर के कैपिटल में जाके बैलेंस शीट में क्या होता था, ऐड, क्योंकि क्रेडिट नेचर की चीज में, क्रेडिट नेचर की चीज में ऐड ही होना होता है ना। और अगर जो कभी लॉस आता तो डेबिट नेचर की चीज होती ना, तो वो क्या हुआ करता था, वो माइनस हो जाया करता था। तो ठीक है, ऐसे थोड़ी सी बात बताइए आपको, शायद आपको ये बात पता थी लेकिन आपको पता नहीं थी कि ये बात आपको पता है। ठीक है ना, ये भी वही वाली बात है, ये इंट्रो की बात है। ठीक है ना, तो सही है। तो इनकम्स की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस को वो क्या करती है जाके, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंस की क्या नेचर होती है, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस को वो क्या करते हैं जाके, डेबिट। इनकम से ज्यादा हो जाए एक्सपेंसेस से तो आता है प्रॉफिट, यानी क्रेडिट से ज्यादा हो जाए डेबिट से तो प्रॉफिट, क्रेडिट नेचर की चीज आती है। तो ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो वो प्रॉफिट को क्या करेगा, डेबिट। और अगर कोई इनकम होगी या गेन होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेगा, क्रेडिट। ये बात समझ आती है। अब इस जर्नल एंट्री को देख के मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है इस जर्नल एंट्री में। हालांकि ये क्या है, हालांकि ये बैलेंसिंग फिगर निकली है, निकली किस तरफ है, डेबिट। हमने कहा इसको फेंक लो कहां, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में डेबिट हुआ या क्रेडिट? मैं कह सकता हूं कि डिस्पोजल की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया। इस डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन को जब हमने पास किया तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया, डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है तो एक्सपेंस या लॉस होता है, तो फिर ये क्या है, लॉस ऑन डिस्पोजल। ये क्या था, अच्छा। अब मैंने तो वैसे ज़बानी भी आपको ये बताया हुआ था, लेकिन उस चीज में ना टाइम लगता है। आप पहले कॉस्ट पकड़ें 50, फिर आप क्यूमुलेटिव एक्शन को माइनस करें 28,000 या 7,5, फिर आप कहें बुक वैल्यू है 21.25, फिर आप उसको कंपेयर करें और कहें अच्छा ये लॉस है। ये तो अब आदत बन जाएगी ना आपकी, देखते साथ ही आपको पता लग जाया करेगा। बैलेंसिंग फिगर अगर जर्नल एंट्री में डेबिट साइड पे आएगी तो ये क्या होगा, लॉस। और अगर बैलेंसिंग फिगर जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड पे आएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट क्या करता है, गेन्स, इनकम्स, तो वो क्या होगी, वो गेन ऑन डिस्पोजल होगा, आएगा। अभी तो मैंने जान के नहीं आने दिया ताकि आपको पक्का पता लग जाए, याद सा हो जाए कि डिस्पोजल के लेजर के अंदर क्रेडिट साइड पे हमेशा क्या आता है, लॉस। ओ, क्रेडिट साइड पे लॉस, सर ये क्या बात हुई। अभी आप कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस डेबिट होता है, इधर कुछ और इधर कुछ और। सर आप ऐसे ना करें, आप कुछ बच्चे दिल में कह रहे हैं सर वैसे गोलियां ना कराएं। अब आप यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ये तो कोई बात ना हुई। अगर ये और है तो फिर एक ही बात हो ना, फिर ये गेन है ये लॉस है, या ये गेन है ये लॉस है, या ये लॉस है या ये क्या क्या कर रहे हैं सर आप, समझ ही नहीं आ रही हमें। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस यहां भी डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस यहां भी डेबिट हो रहा है। लेजर पढ़ने का तरीका इंट्रो में सीखा था, जरा रिवाइज करते हैं। एसेट का अकाउंट 30 रुपए से हुआ डेबिट, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ, कैश। समझ आई। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 28,000 या 7,5 से, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ, डिस्पोजल, क्योंकि इस लेजर की ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट, ऐसे ही डिस्पोजल है। ठीक है, डिस्पोजल के लेजर की ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट। डिस्पोजल का लेजर 50 से डेबिट हुआ है, इसके अगेंस्ट क्रेडिट एसेट हुआ, जाके देख लो बेशक। डिस्पोजल का लेजर हुआ है क्रेडिट, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डिस्पोजल का लेजर क्रेडिट हुआ है 12 से, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ है, कैश।
डिस्पोजल का लेजर क्रेडिट हुआ है 9.25 से, इसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है? डेबिट। तो बात वही है, अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि लेजर था ना, तो लेजर के अंदर तो इस तरह से आता है कि डिस्पोजल का लेजर क्रेडिट हुआ है, इसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने फेंका है फिर लॉस, ठीक है। तो लॉस जब भी आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेगा? डेबिट। लेकिन लेजर में जरा पढ़ते हुए ध्यान करना, लेजर के अंदर तो खैर वैसे तो तीसरा दिन है वो इसी तरफ रखा हुआ है, लॉस लॉस लॉस, तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा आपको याद होने लग गया है, लेकिन अब आपको पढ़ना भी आता है, हमें अब याद करने की जरूरत नहीं है, हम लेजर को देख के पढ़ा करेंगे, पढ़ के अंदाजा लगाया करेंगे। अब मैं इस तरह से नहीं कहूंगा आपको कि आप इस तरह से कैलकुलेशन करके गेन लॉस निकालें, अगले टॉपिक्स में जाके ना, जैसे कैश फ्लो वगैरह के टॉपिक हैं, आपको गेन या लॉस देगा, वो लेजर आपको डिस्पोजल को ओपन करना पड़ेगा और डायरेक्ट उसमें गेन या लॉस लिखना पड़ेगा। तो पता होना चाहिए ना कि गेन किस तरफ आता है और लॉस किस तरफ आता है, तो वो भी याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, बल्कि सिंपल तरीके से आपने यहां पे डिस्पोजल का लेजर क्रेडिट हो तो उसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? डेबिट। तो फिर ये लॉस होगा। और जो कभी इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आएगी तो आप क्या कहोगे? डिस्पोजल का लेजर हो रहा है डेबिट, इसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो फिर ये क्या होगा? गेन होगा, ठीक है। तो ये दोनों काम गेन लॉस निकालते हैं, पर्चे में वही करना जो वो रिक्वायर करे। अगर वो कहे गेन लॉस निकालो जर्नल एंट्री से, तो लेजर बनाने वाले को कख नहीं मिलना, और अगर वो कहे कि लेजर से गेन लॉस निकाल दो, पहले भी यही बोला है, बहरहाल ठीक है। अगर वो लेजर से गेन लॉस निकालने का कहे तो जर्नल एंट्री ना करना, फिर लेजर बनाना, और अगर वो जर्नल एंट्री से गेन लॉस निकालने का कहे तो फिर लेजर ना बनाना। जी स्टूडेंट, नहीं लाजमी, नहीं लाजमी, मैंने बाद में ऐसे ही लिखा है। नरेशन लिखो, डिस्पोजल ऑफ एसेट रिकॉर्डेड, और केड़ा को मैथ है, मसला फीसा गोरस लिखवा देना है, सादा सी बात होती है। नरेशन क्या होती है? नरेशन क्या होती है? जो किया है बस वो लिख दो, डिस्पोजल रिकॉर्डेड। अब आप लोगों को मैंने कहा था, याद हो आपको कि ना याद हो, मैंने तो आपको कहा था कि जहां जहां डिस्पोजल अकाउंट हो वहां पे जर्नल एंट्री की जगह भी छोड़ना। शायद पहले दिन छोड़ी होगी, उसके बाद भूल गए होंगे। अब ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है, कहां पे उन्हें एडजस्ट करते हैं। जहां जहां डिस्पोजल का अकाउंट बनाया था, यानी डिस्पोजल सवालों में था, वहां वहां जर्नल एंट्री करके जरा इसको पक्का कर लेना है आपने, ठीक है? ओके। अच्छा जी, अभी कल वाले हैंडआउट पे ही रहे, और कल वाले हैंडआउट में 2-3 छोटे छोटे सवाल थे, अगर आपको याद हो तो वो जरा ओपन करके पढ़ें। जी बच्चों, क्वेश्चन 25 आपके सामने है। बस पिछला समझ आ गया ना सारा? सब साथ ही है ना? मिस्टर साइम परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 2 लाख। भाई
आगे चल सकता हूँ, इजाज़त है? हाइब्रिड वालों ओके है, कोई मसला तो नहीं है? माइक होता है आप लोगों की क्लास के अंदर, अगर क्वेश्चन करना चाहे तो। ये एंड वाले भाई क्या कह रहे हैं? माइक नहीं है भाई, उनको माइक दें अगर नहीं है तो, हाइब्रिड बॉयज में। हाँ तो अब सवाल भी करो ना, सवाल कोई नहीं था, बस माइक बस। अच्छा रख लो अपने पास, रख लो माइक, लेकिन घर ना ले जाना। अच्छा, मिस्टर साइम परचेज एन एसेट, क्वेश्चन 25, ये कल वाला हैंड आउट है। मिस्टर साइम परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 2 लाख ऑन 1 जनवरी 2019। एसेट हैज अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 19,850 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। द एसेट इज डेप्रिशिएटेड अंडर at 37%. Compute depreciation for the year 19, 20, 21, 22, 23। याद है? इंट्रो में पढ़ा हुआ है? ठीक है, मैं याद भी करा देता हूं थोड़ा सा। फर्क ये है कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो रेजिडुअल वैल्यू को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि हम रेट निकालते हुए फॉर्मूला के अंदर ही उसको इनबिल्ट कर देते हैं। फॉर्मूला कौन सा था वो भी अभी रिवाइज करा देते हैं, ठीक है? तो रिवाइज तो कर लेना, पहले मोटी मोटी बात तो रिवाइज कर लें। सबसे पहली चीज़, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो और रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो तो कॉस्ट में से उसे माइनस करके फिर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ये किस मेथड में करते हैं? याद रहेगी बात? स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो रेजिडुअल वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस करके रेट लगाना है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना, रेट लगाते हुए, डेप्थ से निकालते हुए, ठीक है? एक तो ये फर्क हो गया। दूसरा फर्क, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हर साल रेट किस पे लगता था? कॉस्ट पे, कॉस्ट पे। स्ट्रेट लाइन चंदा, स्ट्रेट लाइन मेथड जो करके आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर रेट हमेशा कॉस्ट पे लगता था, हर साल कॉस्ट पे लगता था। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हर साल रेट ने बुक वैल्यू पे लगना होता है। अब आपके दिनों में दूसरा सवाल आएगा, पहले साल बुक वैल्यू कहां से लाएंगे? पहले साल कॉस्ट ही बुक वैल्यू होती है, डेप्रिशिएट तो हुआ जो नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए यूं नहीं लिखना फर्स्ट ईयर कॉस्ट एंड सब्सिक्वेंट ईयर बुक वैल्यू, तो और मुश्किल हो जाएगी। बस इतना है, रेट ने बुक वैल्यू पे लगना है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट ने हमेशा बुक वैल्यू पे लगना है। अब पहले साल में बुक वैल्यू है ही नहीं, वो कॉस्ट ही है, तो उसी पे लगा देंगे, ठीक है? तो ये कुछ बातें। और तीसरी अहम बात, रेट लाजमी है इस मेथड के अंदर। लाइफ गिवन हो ना तो कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ ना कर देना, फिर तो वही स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, फिर तो वही स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसलिए रेट का होना जरूरी है। अगर रेट मिसिंग हो तो निकालने का फॉर्मूला वो वाला नहीं चलेगा, 1/लाइफ। याद है? स्ट्रेट लाइन मेथड में 1/लाइफ इंटू 100 किया था, रेट आ गया था ना। यहां पे ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहां पे तफसीली फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है वो भी देखते हैं। ये मैंने आपके लिए लिखा था पहले लेक्चर के अंदर। यहां पे जो बात हमने की थी, ये याद है? स्ट्रेट लाइन मेथड वाली, ये पहला मेथड था। तो आज दूसरा मेथड आज जाके हम पढ़ रहे हैं। असल में बस स्ट्रेट लाइन के अंदर ही फिर हम उसके अकाउंट्स भी बनाने लग गए, फिर हमने डिस्पोजल भी कर लिया। अब हम उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह काबू पा चुके हैं। हाँ, एक्सचेंज और फिक्स एसेट रहता है, लेकिन अब मैंने कहा रिड्यूसिंग बैलेंस करके फिर एक ही बार चलते हैं, ठीक है ना? एक्सचेंज भी क्या है, वो भी डिस्पोजल ही है, समझ आ जाता है। अब आप चल पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपका दिमाग चल पड़ा है, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर क्या बोला मैंने आपको? पहली एहतियात, अगर सवाल में रेजिडुअल वैल्यू गिवन ना हो फिर तो याशी है। रेजिडुअल वैल्यू, अगर सवाल में रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो तो वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसे इग्नोर करना है। दूसरी बात, रेट ने हमेशा बुक वैल्यू पे लगना है। तीसरी बात, अगर रेट मिसिंग होगा तो उसका फॉर्मूला है 1 - nth रूट S/C, ठीक है?
ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जी आपके लिए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुख्तलिफ नाम हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, इसको WDV मेथड भी कह देते हैं, ठीक है। पहली चीज, इग्नोर रेजिडुअल वैल्यू व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। दूसरी बात, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड ऑन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। तीसरी बात, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज मिसिंग इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला 1 माइनस nth रूट S/C। चूंकि रेट चाहिए तो इनटू 100। इस फॉर्मूला के अंदर n कहते हैं यूजफुल लाइफ को, S रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू और C इज द कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये फॉर्मूला था, याद करो, ये दोनों को आमने सामने रख के देखते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में लाइफ से रेट निकल आता था 1/लाइफ करने से इनटू 100, लेकिन यहां पे ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर ये तफसीली फॉर्मूला है। और ये देखो, इसी के अंदर तो हम रेजिडुअल वैल्यू को यहां पे ले जाते हैं, इसलिए फिर व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अभी सवाल करके देखेंगे, इंशाल्लाह एंड में बचेगी ही रेजिडुअल वैल्यू, हालांकि माइनस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और सही है। तो ये हैं टोटल बातें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के बारे में, ठीक है जी। याद रहेंगी। पहली बात, वैसे तो आपने इंट्रो में याद की हुई हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज करके भी तो याद करनी है, अब भी तो याद करनी है, ठीक है। इस पर्चे में भी तो आना है इन्होंने। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा बुक वैल्यू पे लगाएंगे, और अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिसिंग होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो हम 1 माइनस nth रूट S/C इस फॉर्मूला से निकालेंगे इनटू 100, ठीक है। कुछ नोट फरमाना है तो फरमा लें। लॉस हमारा एक्सपेंस होता है ना? यस यस। अच्छा, वैसे लॉस अगर आप पूछते ना, कंफ्यूजन यूँ पूछते, लॉस हमारा एसेट होता है या नुकसान, एक्सपेंस, ये कह सकते थे, चले फिर भी है तो ये भी गलत बात, लेकिन लायबिलिटी तो वैसे ही क्रेडिट नेचर की चीज़ है ना। लॉस तो हमेशा डेबिट साइड पे आता है, डेबिट एक्सपेंस। FR 2 में जाके एक लॉस पढ़ेंगे जिसका एसेट बनाया करेंगे, टैक्स लॉस। अब टैक्स पढ़ रहे हैं ना आप, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कैरी फॉरवर्ड ऑफ टैक्स लॉसेज होता है। अगर आपको किसी साल में लॉस आ जाए ना, टैक्स वाले कहते हैं कोई बात नहीं, अगले साल प्रॉफिट भी आए तो उसे एडजस्ट कर लेना। पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ा होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, हो गया नोट? जल्दी कर लिया करो, पिक्चर ले लिया करो। अजीब वैसे सुस्त लोग हो। सिर्फ 40 मिनट रह गए हैं, जल्दी करें। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि काम ज्यादा रहता है अभी, ठीक है। चलो जी, अब भाई साइम वाला सवाल करते हैं, लेकिन मैं फॉर्मेट आज भी वही इस्तेमाल करूंगा जो स्ट्रेट लाइन में पहले दिन इस्तेमाल किया था, ठीक है। और सवाल मैं करूंगा इस तरफ, गुजारा करना है। अब नजर आएगा ये, ठीक है। भाई का बाद में शुक्रिया भी अदा करना, उसने अपनी सीट छोड़ी आपके लिए, लेकिन शायद आप भी पहले आए होंगे और उधर बैठे होंगे, आपने भी उनके लिए सीट छोड़ी होगी। वही कह रहा हूँ ना, आप लोगों ने भी सीट छोड़ी होगी, ठीक है। लेकिन बहरहाल आप भी शुक्रिया अदा कीजिएगा, वो भी आपका कर देंगे, ठीक है। 3 से ज़्यादा मजबूरी में बैठा करो जब जगह ना रहे, अभी बहुत जगह पड़ी है। डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट, एसेट जी। किस दिन खरीदा ये एसेट? 1 जनवरी 2000। साइन परचेज एसेट कॉस्टिंग 2 लाख ऑन 1 जनवरी 19। 1 जनवरी 19
कॉस्ट कितना 200,000 है। ओके 31 दिसंबर 2019 आया, डेप्रीसिएशन निकालनी थी तो 2 लाख माइनस 19,850 किया। क्यों? मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस। रेजल वैल्यू गिवन भी हो तो क्या करेंगे? इग्नोर करना है, ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, ठीक है, इनटू 37%। चलो जी आंसर बताओ। 74,000। बुक वैल्यू बताओ। 1। नेक्स्ट 31 दिसंबर 20 आया, डेप्रीसिएशन 2 लाख इंटू, अब क्या हुआ? अच्छा, रेट लगता है इस मेथड में बुक वैल्यू पे, ये तो कॉस्ट है। आई एम सॉरी इंटू जी 46620। बुक वैल्यू बताएं। 79380। नेक्स्ट 31 दिसंबर 21, डेप्रीसिएशन अब तो 126 पे ही लगेगा ना। हाँ तो अब तो बुक वैल्यू में लगा रहा हूं, वो पुरानी बात थी, वो पिछले साल की बुक वैल्यू थी, अभी रिसेंट बुक वैल्यू चाहिए हमें। तो 79,380 इंटू 37% जी। बीवी बताएं। हाँ 3 साल हो गए, मुसीबत 5 साल वाला है। डेप्रीसिएशन रेट किस पे लगेगा? 50010 इंटू जी 18 31506। फिर 31 दिसंबर 23 आया, आखिरी साल, 31506 का 37%, 11656। ऐसे ही दिल कर रहा है मेरा, कर दूं तो आंसर बताएं। इसका आंसर बताएं। 1985। भाई कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए इसको कर दिया। जिसने यहाँ पे 11657 लिखा, 7 आ रहा था ना, और फिर उसका जवाब यहाँ पर उसने 19849 लिखा, वो भी बिल्कुल सही होगा, कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये फर्क राउंडिंग से आया है। और मजे की बात बताऊं, सवाल मेरा अपना बनाया हुआ है ना, तो जो 37% रेट आपके सामने आ रहा है ना, वो भी एग्जैक्ट 37% नहीं था, शायद थोड़ा सा फर्क था उसमें। बहरहाल शायद नहीं भी हो, आपने कहीं ना कहीं फिगर्स को तो राउंड किया है ना। आप वो फिगर्स को राउंड नहीं करोगे तो आपका ये 1 रुपए का फर्क भी नहीं आएगा, ठीक है ना। मैंने सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए इसको बराबर कर दिया है, सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि देखो हमने रेजल वैल्यू को माइनस नहीं किया वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन, स्टिल लाइफ के एंड पे रेजल वैल्यू ही बची है, क्योंकि इसमें हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट निकालते हुए ही इसको इनबिल्ट कर लिया था, ठीक है। तो आने टक्के के फर्क से ना भाई परेशान होकर, दिल कर रहा है तो मैं कर देता हूं यहां पे 7। ये समझ आ रही है? ठीक है। जिसको बहुत तकलीफ है उसको ये भी समझ नहीं आ रही, राउंड भी नहीं करने का दिल कर रहा, तो वो बगैर राउंड किए फिगर्स को लेकर चलेगा, इंशाल्लाह उसको टिच टैली हो जाएगा। ओके, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में भी तो यही वर्किंग थी, वर्किंग यही थी, मतलब वर्किंग, ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट तो सिर्फ एसेट को प्रेजेंट करने का फॉर्मेट है कि एसेट किसी भी वक्त बुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन बता रहा होता है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। मैंने पहले दिन ही कह दिया था, जब इस फॉर्मेट पे स्ट्रेट लाइन वाला सवाल करवाया था ना, तो मैंने पहले दिन ही कहा था, बच्चे समझते हैं कि ये वाला जो फॉर्मेट है ये रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए मखसूस है, ऐसी कोई बात नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सिर्फ ये पढ़ा है,
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के वक्त। अभी अगला सवाल जो है ना, वो जो 27वां है, ठीक है, वो सवाल एक ही सवाल दो तरीके से करना है, दोनों मेथड्स में करना है, आमने सामने करना है। मैंने वो वहां पे अपने रजिस्टर पे करूंगा ताकि वो बवक्ते जरूरत सनद रहे और जब जब दिल करे हमारे काम आए, तो बातें ना करो, ठीक है। तो उसमें सामने आमने रख के आपको बताऊंगा कि देखो फॉर्मेट सारा सेम है, सिर्फ फर्क ये, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ये पड़ा, ठीक है। यही स्ट्रेट लाइन होता तो हर साल रेट 200 पे लग रहा होता, -19,850 भी हो रहा होता, रिड्यूसिंग बैलेंस था, तो सिर्फ ये चीज बदल गई। बाकी तो ये कॉस्ट है, लेस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, लेस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, लेस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, ये तो सिर्फ एसेट अपनी पोजीशन बता रहा है। ओके, अच्छा एक और चीज भी गौर करें, पहले साल डेप्रिसिएशन 74 है, दूसरे साल 46, फिर 29, फिर 18, फिर 11, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में हर साल बराबर। अच्छा, कोई बात नहीं जी, आने दें, आप 7 लिख के नीचे 849 लिख लें, नहीं कोई फर्क, नंबर फर्क पड़ेगा तो मैं फेल होने के तरीके बताता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले ना इस पे बहस कर ली है कि राउंडिंग का डिफरेंस है, कोई मसला नहीं, हमारा भी यही आ रहा था जो आपका आ रहा है, मैंने वहां पे फिक्स कर दिया, ठीक है। आप लोगों को जरा ये दिखाने के लिए 19,850 देखो आ गया, ठीक है। और भी किसी का सवाल है अगर इस बारे में तो बता दें, मैं फिर दोबारा जरा तसल्ली से बता देता हूं, फिर आगे चलता हूं। चलें आगे फिर। क्वेश्चन 26 पढ़े। Assume the data is same as in question 25 above, but the asset is purchased on 1st April 19. यही हमने पहले दिन काम किया था स्ट्रेट लाइन में, याद है? जब मैंने एक सवाल बनाया हुआ था, उसमें पहले मैंने सवाल सारा वैसे करवा दिया था और फिर मैंने एंड पे कहा था चलो अगर ये 1 अप्रैल को खरीदें तो क्या होगा, तो क्या हुआ था, फ्रैक्शन लग गया था। यानी कि यहां पर अगर 1 अप्रैल आ जाए 19, तो यहां पे आ जाएगा 9/12 और ये बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। अच्छा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ये हुआ था, याद होगा आपको कि सिर्फ बुक वैल्यूज बदल गई थी फिर, ठीक है ना, और सही है। लेकिन यहां पे गड़बड़ है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसमें जब बुक वैल्यू एक बार बदल गई तो फिर ये बदल गई तो ये भी बदल गया, ये बदला 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 तो ये भी बदल गया। यानी ये सवाल आपने होमवर्क लिखे ना, साथ होमवर्क घर पे जब करना है तो हर साल की डेप्रिसिएशन ही डिफरेंट होगी, जबकि स्ट्रेट लाइन में क्या हुआ था, सिर्फ पहले साल में डेप्रिसिएशन डिफरेंट आई थी, बाकी आगे चूंकि स्ट्रेट लाइन था वो सेम हो गई थी, ठीक है ना। यहां पे वो चक्कर नहीं है, ठीक है, और सही है। रेक्टिफिकेशन का टॉपिक आ गया ना, रेक्टिफिकेशन का टॉपिक, तो स्ट्रेट लाइन के डेप्रिसिएशन की गलती सिर्फ 1 साल की हुआ करेगी, आगे नहीं चलेगी। रिड्यूसिंग बैलेंस में अगले साल भी चलती जाएगी, ये मसला होगा, देखेंगे आप, जमाइया मत ले, समझ आइए। ये सवाल गलत नहीं है, पुराना सवाल खत्म करके मैंने नया सवाल किया है, ठीक है ना, कर लेंगे इसको। चलो पक्की बहनी बेटा भी है, ले आए जी। ओके, मुश्किल तो नहीं है ना। चलो अब ये सवाल देखो, ये मेरा फेवरेट सवाल, ये मेरा मोस्ट फेवरेट सवाल। ये दिल धक धक कर रहा है आप लोगों का, मोस्ट फेवरेट कैसा होगा। हाँ जी, तैयार हैं, चलें। कॉस्ट एसेट की 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, यूजफुल लाइफ 4 साल, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 16। कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द होल लाइफ, केड़ी होल लाइफ 4 साल ही ने, अंडर बोथ स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग। लो जी, रेट दोनों में ही नहीं गिवन, रेट सवाल में गिवन ही नहीं है। एक तो ये भी निकालना सीखना है। स्ट्रेट लाइन में तो वैसे लाइफ भी चल जाती है, लेकिन
दोनों मेथड्स में रेट ही लग रहा हो आमने सामने, ताकि बिल्कुल सही क्लियर कट पता लग जाए आपको फर्क असल में कहां पे है। इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन में भी रेट निकाल लूंगा। स्ट्रेट लाइन में रेट तो आसानी से निकल आता है 1/। चलो पहले स्ट्रेट लाइन से ही करते हैं, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन का सवाल ये पिछली क्लास में मैंने किया था, तो मैंने फॉर्मेट नहीं मिटाया, कोई मसला? ओके। कॉस्ट 1 लाख है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, किया हुआ है, बताओ फिर 1 लाख के ऊपर रेट लगा देंगे, बस 1 लाख पे रेट लगा देंगे। क्यों? रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करेंगे पहले और फिर लगाएंगे रेट। अब रेट नहीं है। अच्छा, डिवाइड बाय 4 हो सकता था यहां पे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रिड्यूसिंग बैलेंस में तो मस्ट है रेट, उस पर तो रेट ही लगाना है, तो यहां भी रेट ही हो, ताकि आमने सामने रेट ही रेट भी दोनों तरफ हो। वरना तो आप ये कहेंगे स्ट्रेट लाइन में डिवाइड बाय 4 किया हुआ है जी और रिड्यूसिंग बैलेंस में हमने रेट लगाया, ये डिफरेंस है। हालांकि ये डिफरेंस थोड़ा ही है, ठीक है। इसलिए मैं यहां पे भी रेट निकालना चाह रहा हूं। तो अगर स्ट्रेट लाइन में रेट निकालना होगा तो 1/4 इंटू 100 करेंगे, आंसर क्या आएगा? ठीक है, स्ट्रेट लाइन में तो ऐसे रेट निकलता था ना, तो इंटू 25%। जी आंसर बताइए। ठहर जाओ यार, थोड़ा समाटू करने दो इसको। इंटू 25% जी 22,000 और 77,500। अच्छा, अब इधर देखो जरा, मजे का काम देखना जरा, बल्कि सही तरह से मजे का काम देखो जरा। जी हां, कॉपी पेस्ट। क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत ही यही पढ़ी थी हमने कि इसमें हर साल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस सेम होता है। बुक वैल्यू बताओ। 55,000। यही तो इसकी खसूसियत है, कॉपी पेस्ट, यही तो इसकी खसूसियत है। देखो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिर सेम है और 32,500 बुक वैल्यू आ गई। फिर नहीं, ये तो आने दो जी, 10,000 एग्जैक्ट बुक वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये तो रिवीजन थी जरा, ये सिर्फ इसलिए किया स्ट्रेट लाइन मेथड ताकि दूसरा सामने हो तो हम कंपैरिजन कर सकें। वरना ये सवाल तो आपने कहा गलत 2-3 मिनट ज़ाया करने की कोशिश की थी उस्ताद ने, और कुछ नहीं। आई नो यू विल से दिस, आई नो। ओके, नाउ हम चलते हैं अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरफ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मैंने फॉर्मेट नहीं बदला, क्योंकि ये मेथड थोड़ा ही है जो इस फॉर्मेट के अंदर पड़ा हुआ है कि जी ये रिड्यूसिंग बैलेंस का फॉर्मेट है, स्ट्रेट लाइन का ये होता नहीं है। मेरे ख्याल से तो पिछले सवाल में जो मैंने ये फॉर्मेट बनाया है वो फॉर्मेट रिक्वायर्ड ही नहीं था। सवाल में तो उसने कहा हुआ था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालो, यहाँ पे भी यही कहा हुआ है। यहाँ पे भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप बुक वैल्यू बार बार निकालें। बड़ी बात ध्यान से सुनने वाली है, ऑनलाइन वाले नॉर्मल स्पीड पे करके सुने, बड़ी अहम बात है ना भाई। देखो वो 2x वाला भी 1x पे आ गया होगा ना। मैं क्या कह रहा था वैसे, बड़ी अहम बात थी क्या? हाँ, मैं ये कह रहा था कि पर्चे में मिसाल के तौर पे आपको वो यही सवाल इस तरह से रिक्वायर करे तो इसमें भी टाइम ज़ाया हो रहा है जो हमने काम किया है। कहीं पे उसने ये लिखा हुआ है कि बुक वैल्यू भी कैलकुलेट कर दो हर साल की या किसी क्लोजिंग डेट की। सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मांगा था तो हम हर साल ये फॉर्मूला लिख सकते थे 100 - 10 × 25 और हर साल की डेप्रिसिएशन 22,500 लिख सकते थे, ठीक है ना। लेकिन मैं इस फॉर्मेट पे इसलिए लाया हूँ, जरा कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, एक जैसा करके सारा वर्किंग कंप्लीट करवा दी है। हाँ, जब पर्चे में देखेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना काम होगा उतना करेंगे बस, ठीक है। चले, अच्छा जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब हम आते हैं तो वही लाख की कॉस्ट है, तो सुकून से हम तो 1 लाख लिखेंगे, माइनस 10,000 करेंगे। 10,000 करने की इजाजत नहीं है? अच्छा सॉरी, इंटू 25% करेंगे। वो तो स्ट्रेट लाइन वाली डेप्रीसिएशन है, ठीक है।
इंटू पता नहीं रेट निकालना पड़ेगा। जैसे यहां पे रेट हमने निकाला जबरदस्ती करके, ये ऐसे यहां पे भी रेट निकलेगा। रेट निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, 1 माइनस nth रूट s ओवर c। n आएगा 4, s आएगा 10,000, c आएगा 1,00,000। ठीक है, क्या जरूरी बात है जो कर रहे हो मुझसे कर लो। आखिरी रो वाले भाई, हाँ हाँ, आप साथ वाले से क्या बात, खड़े हो ना। हाँ, साथ वाले से कौन सी ऐसी बात है, मुझसे करो ना, मेरा भी दिल करता है मेरे साथ बातें करो आप लोग। उसके साथ लड़ाई क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ ना। आज पहला दिन है तुम्हारा? हाँ, कितना दिन है? चौथा दिन, 5वां दिन है, शुरू से आ रहे हो, ऐसे ही बोलते हो रोज। पता तो लग जाता है उस्ताद को, मैं ना डांट थोड़े ही रहा हूं, मैं तो वैसे कह रहा हूं, मुझे भी बताओ ना कोई बात यार, मेरा भी दिल करता है बातें सुन। क्या पूछ रहा था, क्या पूछा इसने? फॉर्मूला में 100 नहीं लगाया था उसने, उसको खुद समझने देना था। बैठ जाओ, उसके साथ लड़ी जा रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। जी बच्चों, रेजल वैल्यू को इग्नोर करना है और रेट कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूला से, 1 माइनस nth रूट s ओवर c। n 4 है, s यानी रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है और 1,00,000 कॉस्ट है। ठीक है, इंटू 100 किया तो रेट। डर क्यों गए होते इतना? मैंने वैसे ही पूछा कि क्या बात कर रहे थे, बता देते मुझे भी। अच्छा, क्लास के बाद बता देना आगे हैं जी। 43.76% आया, ये भी अभी राउंड कर दिया है। अब एंड पे आने टके का फर्क आएगा मेरे दोस्त, आने टके का फर्क आएगा एंड पे, माफ कर देना, बल्कि जरा ज्यादा आने टकों का आएगा। यहाँ पे तो अच्छा खासा राउंड हो गया, ये को 8-10 रुपए का फर्क आएगा, मैंने वो भी उड़ा देना है। ठीक है ना, अगर तकलीफ हो इस बात से तो ये जितना रेट जिस तरह निकला है ना, क्या आंसर आया रेट पे असल 43.7658, जितना भी है वो सारा लिखो, एग्जैक्ट आएगा जितना भी है ना, जितना भी। ठीक है, 44 तो बिल्कुल नहीं करूंगा, ज्यादा फर्क हो जाना है। ठीक है, जो असल रेट आया है वो असल रेट लगा के कैलकुलेट करना, घर जाके आपकी एग्जैक्ट फिगर निकल आएगी। ओके, अच्छा जी, तो 100,000 इंटू 30 नहीं 43.76% इज इक्वल टू 43। बच्चों एक बात भाई छोटे ने अभी मेरे बोली, मैंने कहा नहीं, वो बोले रेट को 44% कर लें। रेट्स को 44% जरा करने से अवॉइड करना है। रेट्स वगैरह जो होते हैं ना, ये फिगर्स पे अप्लाई हो रहे होते हैं। जैसे आप इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ के आए, पर यूनिट कॉस्ट है 10.2, आपने उसको 10 कर दिया, आगे 1,00,000 यूनिट्स पड़े थे, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो रेट्स जो होते हैं ना नॉर्मली, उनको आप राउंड ना किया करें, बल्कि बहुत ज्यादा भी ना लिखा करें। डेसिमल के पॉइंट के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिख लिया करें रेट्स के अंदर। भाई ने बोला ना राउंड करते, मैंने ना कर दी, मैंने कहा वजह भी बता दूं। लेकिन जब रेट लग के अमाउंट आ जाए, अब वो अमाउंट रुपीज, वो चाहे मिलियन में है, चाहे बिलियन में है, चाहे ट्रिलियन में है, वो राउंड कर सकते हो आप। ठीक है ना, वो फिगर राउंड कर ली ना आपने। ओके, तो रेट्स को आपने अवॉइड करना है राउंडिंग से, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रेट्स वगैरह में आपने यूज करना है। ओके, चले। अच्छा जी, बुक वैल्यू बताना पसंद करेंगे? 56,240। अगला साल आया लाख पे, 56,240 पर 43.76% लगाएंगे जी। 610। बुक वैल्यू 29 कैसे हो सकता है? जो ऊपर आ रहा है ना वही। बेटा ये जो आप अपने कैलकुलेटर, अपने रजिस्टर्स को आप भूल जाए ना, जो फिगर यहां लिखवा दिया आप उसी का टोटल बताएं। 30 ये ना किया करें फिर अपना। और ये पर्चे में भी अवॉइड करना है। सफे पे कुछ लिखा हुआ है और आगे कैलकुलेटर चलाई जा रहे हो और किए जा रहे हो। सफे पे कुछ लिखा हुआ है, कैलकुलेटर पे कुछ लिखा हुआ है, कैलकुलेटर साथ थोड़ी लगा के आओगे। तो जो सफे के ऊपर लिख दिया है ना, टोटल उसका होना चाहिए। जरा ध्यान से किया करो कैलकुलेशन जी। 31,630 इंटू 43.76%, 13,841। बुक वैल्यू
17789, फिर 17789 का 43.76%, 7784 आ रहा है ना, बस मैंने इसको 9 कर दिया है भाई, मैंने 9 कर दिया, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए कर दिया कि यहां पे जरा 10,000 नजर आ जाए। सुनो सुनो सुनो, किसी ने यहां पे ये लिखा 4 जो आया था, यहां पे लिखा 5, वो भी बिल्कुल सही है, उसको भी पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यहां पे 9 इसलिए लिख दूं कि जरा मैं प्रूफ कर लूं, देखा रेजुल वैल्यू ही बच गई, हालांकि हमने कॉस माइनस रेजुल वैल्यू नहीं किया था। और जो चाहता है कि एग्जैक्ट यही आंसर एंड पे निकले तो वो राउंडिंग ना करे रेट की, तो उसका इंशाल्लाह सही निकलेगा, ठीक है। लो भाई, अच्छा जी, अब सुने 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 प्लीज सुने। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अगर डिफरेंट है तो फॉर्मेट क्यों नहीं बदला? क्योंकि मेथड का फॉर्मेट से कोई लेना देना, डेप्रिसिएशन का मेथड पता है कहां पड़ा है? ठहर जाओ, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें, बोल्ड। ये देखो, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। इधर देखो, डिफरेंस ये पड़ा है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला पड़ा, ठीक है ना। तो फर्क सिर्फ ये है भाई, डेप्शन मेथड बदलने से सिर्फ ये चीज बदल रही है, ये डेप्रिसिएशन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड कहां है जी? सिर्फ इस डिब्बे में है, बाकी तो फिर एसिड को प्रेजेंट किया हमने जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहां है? ये इस डिब्बे में है जी, बाकी तो हमने जस्ट एसिड की बुक वैल्यूज प्रेजेंट की हैं। अब क्लियर हुई है बात? कंफ्यूजन अब खत्म हुआ है? चलो इसको अब पिक्चर ले लो, इतना टाइम नहीं है। पहला सवाल आज मैं करवाने लगा हूं आपको। वैसे तो मैंने पिछली क्लास में डिस्पोजल भी थोड़ा सा करा के परेशान करके उनको भेज दिया है। परेशान क्यों कह रहा हूं? एकदम से डिस्पोजल पड़ा, जल्दी जल्दी करा के ट्राई करके आना। लेकिन आपको यह बात पता है कि जो चीज आज एंड पे ऐसे करी जाती है वो इसलिए ऐसे की जाती है कि आप लोग उस पर थोड़ी एफर्ट करके आ जाएं बस, और अगले दिन फिर उसकी खूब पिटाई की जाती है और वो उससे ज्यादा अच्छा तैयार हो जाता है फिर, अगर मैं ही करवाई जाऊं और आप किए जाएं, ठीक है। तो इसलिए डिस्पोजल भी करना है आखिरी 5 मिनट में हमने। अच्छा जी, अब आज वाले हैंडआउट में पहुंच गए आप, मुबारक हो। जरा देखिए क्या लिखा हो उसमें, डिस्पोजल तो है ही कोई। अगले सवाल में, हाँ सॉरी, चलो अब आप हट जाएं। सर अगर किसी सवाल में ऐसा हो कि रेट भी गिवन हो और ये यूजफुल लाइफ भी गिवन हो तो हम किस फार्मूले से करेंगे? किस मेथड में? स्ट्रेट लाइन। जो मर्जी करो, एक ही होगा, वो सेम होगा, वो डिफरेंट हो नहीं सकता। आ सकती है किसी ना, वैसे टेक्निकली स्पीकिंग नहीं आ सकती, लेकिन कहीं कह दे, मतलब फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड पे अप्लाई होता है। उसकी वजह यह है कि आप ट्राई करके देख लें, अगर आप हर दफ़ा बुक वैल्यू पे ही रेट लगाते जाएंगे तो 0.000001 करके भी आती रहेगी फिगर, वो ख़त्म नहीं होती। तो टेक्निकली स्पीकिंग ज़ीरो नहीं आती इस मेथड में। लेकिन छोड़ें, जहां पे यूज़ करना होगा इस बात को मैं फिर करवा दूंगा कि फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का वैसे कॉन्सेप्ट तो इस पर नहीं लगता, लेकिन पर्चे में वो कह दे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाले के अंदर सवाल किसी के बारे में कहीं फुली डेप्रिशिएट हो गया तो फिर कह लेना। जैसे यहाँ पे
ये देखा जाए तो बुक वैल्यू में रेजिडुअल वैल्यू बची पड़ी है, तो हम यूं कह सकते हैं कि एक तरह से ये फुली डेप्रिशिएट हो गया, लेकिन इसकी बुक वैल्यू कभी जीरो होती नहीं है इस मेथड में, टेक्निकली स्पीकिंग, कैलकुलेशन के हिसाब से। अच्छा जी, यार इररिलेवेंट क्वेश्चन ना दिया करो यार। देखो अब मेरा सवाल रह गया, ये देखो 34 के साथ भी होमवर्क लिखा हुआ है, लेकिन ये मैंने करवाना है अभी। 35 के साथ भी होमवर्क लिखा हुआ है, 36 के साथ, लेकिन ये नहीं करवाना। 29, 30, 31, 32 इसमें कोई नई चीज है ही नहीं, ठीक है। तो अब 28 करने लगे हम। पहले 28 करना है, 5 मिनट भी नहीं लगने इस पे, क्योंकि फॉर्मेट बना हुआ है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो हुआ है उसमें 2 जगह पे बस चेंज आनी है। फिर उसी की डिस्पोजल, हाँ वो थोड़ा सा तेज होगा एंड पे मुझे लग रहा है, लेकिन वो ही तो आपने कोशिश करनी है घर जाके, वही तो आपके टफ टाइम, बाकी तो सब वो सारा कुछ सीख के करो। फिर क्या किया, थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, कल इंशाल्लाह फिर नए सिरे से ये सवाल हो सकता है, ये सवाल होमवर्क में लिखा है, करवा भी दिया है, फिर भी शायद दोबारा आके करवाऊं, ठीक है, या इससे अगला इस जैसा ही है। चलो फिलहाल तो 28 करते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ राहील एज ऑन यकम जनवरी 15। एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग आ रहे हैं। एडिशन ऑफ 15 टुक प्लेस ऑन यकम मार्च 15। यहां तक तो सवाल सेम है। रेट इज 20%, ये चेंज आया। डिस्पोजल कोई नहीं है, सिंपल सवाल है, और एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने हैं जी। तो यकम जनवरी बोलेंगे, ये क्वेश्चन कौन सा हो गया जी अब? 20। यार बातें मत करें प्लीज, हैंड आउट लेक्चर 5 स्टार्ट हो गया जी। यकम जनवरी 2015 ब्रॉड डाउन एट कॉस्ट ही बन रहा है ना, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग यकम जनवरी 15 पर 20। फिर क्या हुआ, एडिशन 15,000 का यकम मार्च 15 पे। एंट्री बोलिएगा एडिशन की, इस एंट्री में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सवाल तो खत्म हो गया, अब रह क्या गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन, ठीक है। सिंपल है ना काम, सब काम सेम चल रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है जहां पे फर्क है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जिन एसेट्स का पहला साल नहीं होता, जिन एसेट्स का पहला साल नहीं होता, उनके ऊपर रेट लगाना हो तो कॉस्ट पे नहीं लगा सकते, ऐसे ही है पुराने एसेट्स जो होते हैं। अब यहां पे सिर्फ एडिशन वाला एसेट इसका पहला साल है, इस पे तो आप 15 पे रेट लगा सकते हो, लेकिन जो ओपनिंग एसेट्स हैं, क्या ओपनिंग डेप्रिसिएशन निकालते हुए 50 के ऊपर रेट लगाकर डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो? आंसर इज नो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल का फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला के अंदर यहां पे अब ओपनिंग कॉस्ट की बजाय ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आया करेगी। फिलहाल डिस्पोजल नहीं है, इसको मैं नहीं लिखता, ठीक है। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल इनटू रेट करेंगे, ठीक है, तो सही है। तो नई चीज क्या आई? नई चीज है ये समझ आती है क्या बात है? ओपनिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो पिछले साल से चले आ रहे हैं, तो जो एसेट पिछले साल से चला आ रहा हो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, उसके अगले सालों के अंदर उसके डेप्रिसिएशन को निकालते हुए रेट कॉस्ट पे नहीं लग सकता। किस पे लगाना होता है? बुक वैल्यू पे। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू निकलेगी कैसे? देखें जी, बुक वैल्यू का फॉर्मूला आपको पहले ही दिन मैंने सिखा दिया था, वो होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये फॉर्मूला बड़ा खूबसूरत फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको इस काबिल कर देता है कि आप बुक वैल्यू किसी भी दिन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप क्लोजिंग डेट पर बुक वैल्यू चाहते हैं तो कॉस्ट में से क्लोजिंग कॉस्ट में से क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड ऑप्शन को माइनस कर देंगे, क्लोजिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। यहां पे ऐसे ही करते हैं ना एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए। और अगर आपको
ओपनिंग डेट पे बुक वैल्यू चाहिए तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल माइनस कर देंगे तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आ जाएगी। हम क्लोजिंग बुक वैल्यू की तरफ नहीं जा रहे, ओपनिंग पे जा रहे हैं। क्लोजिंग तक आते आते तो ये एडिशन भी आ जाएगा, डिस्पोजल भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल चाहिए तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स अवेलेबल है हमें? अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कॉस्ट तो अवेलेबल है, ओपनिंग कॉस्ट अवेलेबल है, ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अवेलेबल है। इन दोनों को नेट करेंगे तो ओपनिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये भी इन्हीं एसेट्स में लेजर एसेट एक्यूमुलेशन के लेजर में से हमें ये फिगर्स भी मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो 50 माइनस 20 ये डिस्पोजल नहीं है, डिस्पोजल तो है ही नहीं इस सवाल में। ये हमने क्या निकाला है, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स इनटू 20 है जी, 6 रुपए। अच्छा, उसके बाद एडिशन है एक 15 रुपए का। अब इस पे बुक वैल्यू नहीं ढूंढने लग जाना, ये पहला साल है ना इसका, तो इस पे जो है वो रेट कॉस्ट पे ही अप्लाई कर देंगे जी, इनटू कितने महीने, कितने जी 2.5 बस 8. डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ये तो वर्किंग वानी है ना आज, 8.5 से 31 दिसंबर 2015 पर कैरी डाउन आ गया 65। तो ये सवाल दिल नहीं कर रहा था करवाने का मेरा, बस करवा गया, इसलिए तो फिर अगला करवा दिया मैंने कफारे के तौर पे। अब ये क्या सवाल है आपके सामने, है कोई इसकी कुछ ताकत, कोई कुवत? इतनी सी चेंज आई है सिर्फ, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल आया करती थी स्ट्रेट लाइन में, यहां पर आज ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आ गई, जो हमने निकाल कैसे ली, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके। ठीक है, ले लें पिक्चर और 34 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही मैंने कहा टाइम ज़रा ज़ाया नहीं करता, कुछ तो कर लूँ। ये मैंने जगह यूज़ नहीं करनी, वैसे डरा रहा हूँ आपको कि मिटाने आ रहा हूँ, मिटा दूँ? पीछे कर लो कैमरा, मुझे डर लग रहा है कि तस्वीर बनानी है तुमने, हालांकि बना के बैठे हो। नहीं करता। अब करूंगा, ये कह रहा हूं इस सवाल में। ठीक है, अच्छा, और क्या मैंने को ना कर दिया अपने बच्चे को, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैंने कहा सवाल ही खत्म हो गया भाई, यहां डेट गलत लिखी हुई थी, माजरत। शुरू करें? चलो, अच्छा आप देखो 2 मिनट में बाकी सवाल तो बिल्कुल वैसा ही है, 2 मिनट तक तो वही काम चलना है। जैसे फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ रहमत एज ऑन 1 जनवरी 12 है ये होमवर्क, लेकिन जरा शुरू कर दूं, थोड़ा बता दूं ऐसे ऐसे करना। फिर ये 2 सवाल डिस्पोजल वाले हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के, ये मैंने करने हैं कल, लेकिन मैंने पहले चेक करने हैं आपके, गलत सलत जैसे भी हों आपने करके आने हैं। यूं समझना कि बस इतना पढ़ाया था और सिलेबस खत्म हो गया था और पर्चे में हम चले गए थे और पर्चे में पढ़ाया दूसरा था और ये सवाल गया, तो कोशिश करके आनी है। ठीक है ना? ओके, ईमानदारी से पूरी, और 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने, जितना 10 मिनट में हो जाए बस वो। ये 2 तो करने हैं, बाकी तो वैसे ही वो तो बगैर डिस्पोजल वाले हैं। ये सिंपल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की ना प्रैक्टिस है, ये 4 सवाल, ये तो वैसे ही लाजमी करने हैं ना प्रैक्टिस, ताकि रिड्यूसिंग बैलेंस की हो जाए जी। 10 लगाना। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ रहमत एज ऑन 1 जनवरी 12। एसेट का ओपनिंग 900, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन का ओपनिंग 200।
यकम जनवरी, बातें मत करो यार, साकिब जो बात करे उसको खड़ा कर दो, क्लास से बाहर निकालते हैं उसको। यकम जनवरी 12, ब्रॉड डाउन साकिब किधर है? साकिब बैठा नहीं था? साकिब खड़े हो जाओ ना, आप जो बोले उसको खड़ा कर दो, डरना वरना नहीं है। देख लेता हूं मैं इनको। ओके, एडिशन ऑफ 90 इज मेड ऑन 1/8/12, एंट्री ऐसे डेबिट कैश 1/8/12। क्वेश्चन नंबर भी बदलने सर, अभी हाइब्रिड से आवाज आनी है। क्वेश्चन नंबर 34। ओके, नेक्स्ट आगे है, फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 80 एज ऑन 1/4/9 इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30/6/12 फॉर 45। ठीक है, अब डिस्पोजल आ गया तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले ही निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगे और डिस्पोजल आ गया, डिस्पोजल का लेजर भी बनाएंगे। वो अलग बात है कि शायद मैं सिर्फ फिगर्स लिख दूं, आप घर पे कंप्लीट कर लेंगे। ये तो बहुत सिंपल काम है। जो चेंज है ना, मैं असल में वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अच्छा, वर्किंग 1 किया करते थे हम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, तो वो आज भी वही करेंगे। लो भाई, मसला ही कोई नहीं, 1 मिनट का काम है ये तो। एक्यूमुलेशन निकालनी है तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कॉस्ट है इस जाने वाले एसेट की, ये खरीदा था 80 का ना, तो कॉस्ट है 80, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10% इंटू लाइफ से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या हो गया है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये शॉर्टकट नहीं लगेगा? क्यों? हाँ, ये बात अब पता लगा मुझे। सॉरी, ये फॉर्मूला तो नहीं लग पाएगा। असल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन बराबर होती ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल डेप्रिसिएशन बराबर होती थी, तो हम कहते थे 10 साल भी इस्तेमाल हुआ है तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इस मेथड में आपके मतलूबा, आपके नंबर पे ये मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। अब उसके लिए आपको तफसील से डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। भला कैसे? जैसे अभी मैंने सवाल करवाया था। जी बोलो। फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 80 ऑन यकम अप्रैल 9 वॉज बिक्ड ऑन 30 जून 12। तो ये यकम अप्रैल 9 से काम शुरू करना है। फिर हमने डेट, डिस्क्रिप्शन कितना है 80 है ना, फिर आएगा 31 दिसंबर 9। हाँ भाई, डेप्रिसिएशन वालों 80 इंटू 10% इंटू, हाँ जी कर लो कैलकुलेटर, कोई नोट नहीं कर रहा, घर पे करना है ये होमवर्क वाला सब। खबरदार नोट कोई ना, ये होमवर्क है सवाल, साथ क्यों नोट कर रहे हो आप लोग? सिर्फ चेक करो होना क्या है, घर पे ट्राई करना। जरूरत महसूस करूंगा, आप करोगे जरूरत महसूस, तो मैं कल ये भी दोबारा करूंगा, अगला तो करना ही करना है वैसे। ठीक है जी, 6 राउंड करते रहना, 74 बुक वैल्यू आ गई। फिर 31 दिसंबर 10। अब डेप्रिसिएशन रेट लगेगा 74 पर, यह आएगा 7.4, हम इसको 7 कर लेंगे। फिर जनाब 67 आ गई बुक वैल्यू 31 दिसंबर 11 पर, डेप्रिसिएशन रेट लगेगा 67 पर 10%, तो 6.7, फिर 7 हो गया, कोई गल नहीं, राउंडिंग कर रहा हूं 60 जी। ये असल में 31 दिसंबर 11 पे पहुंच गए हैं, या यूं कह लें यकम जनवरी 12 पे पहुंच गए हैं, यानी हमारा यही साल है, ये हमारा रेलेवेंट ईयर है। और इस साल में ये पूरा साल हमारे पास नहीं रहा, तो इसको पूरा साल डेप्रिशिएट भी, समझ आई बात की? डेप्रिसिएशन को रोक देना है हमने जिस दिन एसेट बिक गया। तो एसेट किस दिन बिक गया है? एसेट 30 जून 12 पे चला गया है, पूरा साल हमारे पास इस्तेमाल। तो इधर देखो 30
जून 12 तक सिर्फ डेप्रीशिएट करना है। 60 इंटू 10% इंटू 3 और ये आ गया 57। ये 57 आ गई ना अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। जी नहीं, ये बुक वैल्यू। अब कैलकुलेटर निकालो। 6 जमा 7 जमा 7 जमा 3 23 क्या आ गया? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ गया। अच्छा बच्चों, इस 23 को निकालने का एक शॉर्टकट भी है। वर्किंग लंबी भी हो सकती है, फिगर्स ज्यादा भी हो सकती हैं, पॉइंट्स वगैरह वाली, ये वो टाइम जाया हो सकता है इस तरह से हर एक को इंडिविजुअली कैलकुलेट करने में। आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, बुक वैल्यू, हाँ, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इसी को रीअरेंज करना भी सिखाया था जिस दिन ये सिखाया था कि कोई भी चीज आपकी मिसिंग हो, मिसाल के तौर पे कहते हो जी मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चाहिए, तो कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू कर देंगे। ये किया भी था क्लास में, ठीक है। अब हमें कॉस्ट भी अवेलेबल है 80, बुक वैल्यू भी निकाल चुके, तो आंसर क्या आता है? हाँ, लेकिन आप कहोगे इतना काम करके भी तो वही किया। भाई ऐसे नहीं करना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए पहली बार लिखा। पर्चे में तो यूं करेंगे, जब यहां पहुंच जाएंगे, वर्किंग करते करते यहां पहुंच गए, चाहिए क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो यहां ब्रैकेट में लिखेंगे 80 माइनस 57। एग्जामिनर को पता है कि ये कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू की है, नजर भी आ रही है, ठीक है। और यहां पे आंसर लिख लेंगे 23। फिर ये डिटेल करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, चलो जी, स्टेप 2 वाला सामान तैयार हो गया। अब बस 4 स्टेप्स ऐसे ऐसे ऐसे, तो फर्क काम वध गया जी, ठीक है ना, वो आसानी थी वहां पे, ठीक है। चलो स्टेप 1, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, डिस्पोजल को डेबिट कर लेना। स्टेप 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट को 23 से डेबिट करोगे, कैश भी रिकॉर्ड कर लोगे, गेन लॉस भी निकल आएगा, कोई फर्क नहीं। ना इस अकाउंट के बनने में फर्क, ना इस अकाउंट के बनने में फर्क, ना इस अकाउंट, सिर्फ वर्किंग बदली है अभी तक, ठीक है। हो जाएगा कंप्लीट? चाहिए तो चलो हो जाएगा। अब असल मसला जहां पे आना है उधर आते हैं, और ये आखिरी 2 मिनट में करना जाती समझता हूं मैं, इसीलिए कर रहा हूं। ओपनिंग, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से माइनस करनी है हमने ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। भाई याद है, पहले क्या कर रहे थे? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अब क्या है? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑल की निकालनी है, तो उसमें से डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल आपने माइनस करनी है। क्यों? देखो बात वही है, सारे एसेट्स की बुक वैल्यू निकालकर उस पर रेट लगाने का मतलब है ये सारे एसेट्स पुराने थे और इस साल भी हमारे पास रहे, पूरा साल डेप्रीशिएट कर दो। लेकिन हमारा उसूल तो ये था, यहां पे सिर्फ उन एसेट्स को छोड़ना है जो सारा साल हमारे पास रहे। ये डिस्पोज होने वाला एसेट साल के पहले दिन तो हमारे पास पड़ा था, यानी ओपनिंग एसेट्स में था, ओपनिंग कॉस्ट में इसकी कॉस्ट पड़ी थी, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इसकी डेप्रिसिएशन भी पड़ी थी, लेकिन क्लोजिंग से पहले ये गया, कॉस्ट भी गई, इसकी डेप्रिसिएशन भी गई, क्लोजिंग में तो ये पड़ा ही नहीं है। तो इसको यहां पे पड़ा रहने देंगे तो ये तो सारा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हमने क्या करना है, सारे एसेट्स की ओपनिंग बुक वैल्यू में से इस जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू को, ओपनिंग को माइनस करके बकाया पर रेट लगाना। अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स कैसे निकलेगी? ये ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स ये पड़ी है, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल एसेट्स ये पड़ी है। इन दोनों को नेट करें तो 700 आता है। 700 डायरेक्ट लिख लो, आपकी मर्जी है, मैं तो जरा आपको फॉर्मूला भी शो कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल, ये आ गई ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल। इसमें से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस करनी है, और वो है 99% बच्चे यहां पे 57 ले जाते हैं। ये गलती है। क्यों? हमने बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स किस दिन खड़े होकर निकाली है? 1 जनवरी 12 की कॉस्ट
यकम जनवरी 12 की एक्यूमुलेटेड ऑप्शन, तो जब नेट किया तो बुक वैल्यू भी किस दिन की आई है? यकम जनवरी 12 की। इसमें से माइनस भी डिस्पोज होने वाले एसिड की इसी दिन की बुक वैल्यू कर सकते हो, ठीक है। ये 57 30 जून 12 की बुक वैल्यू है, इसको माइनस नहीं कर सकते, बल्कि यकम जनवरी 12 पर सारे एसिड्स की बुक वैल्यू में से जाने वाले एसिड की भी यकम जनवरी 12 की ही बुक वैल्यू माइनस होनी चाहिए, और वो एक स्टेप पीछे पड़ी हुई है 60, ठीक है। तो ये एक जरा नाकाबिले हजम बात होती है। बस इंशाल्लाह कल तक हजम नहीं भी होगी तो मैं क्लास में खुद करवाऊंगा हाजमूला लेके तो रोजे हैं। अच्छा चले, हाजमूला लेके आऊंगा और दिखाऊंगा और सवाल हजम हो जाएगा, ठीक है। ओके, वैसे तो उम्मीद है हो ही जाएगा। 60 वाली बात दोबारा सुन लो। 900 माइनस 200 700 क्या है? बुक वैल्यू है सारे एसिड्स की। इनमें ये वाला भी पड़ा है बिकने वाला, बोलो। अच्छा, अब ये 900 माइनस 200 जो 700 किया आपने, इस 700 में सारे एसिड्स की बुक वैल्यू के अंदर साथ साथ इसकी भी बुक वैल्यू पड़ी है। हमने इस वाले एसिड की बुक वैल्यू निकालनी है, ये तो पता लग गया। अब मेरा सवाल ये है कि ये किस दिन की बुक वैल्यू है? यकम जनवरी 12 की, सारे एसिड्स की। तो इसमें ये वाले एसिड की भी यकम जनवरी 12 की ही बुक वैल्यू पड़ी होगी ना, तो माइनस भी वही करनी चाहिए। अब अगर आप 57 माइनस करते हो तो वो 30 जून 12 की बुक वैल्यू है, यकम जनवरी 12 की नहीं है, ठीक है। थोड़ा हाजमे की तरफ गए अब हम, ठीक है। तो इसलिए 60 माइनस करना है जी। 64 आ गया, एडिशन है बाकी सेम। जबरदस्त 10% जी। 5/12 नोट मत करे कोई बच्चा। 90 इंटू 10 इंटू 5/12 75। डिस्पोजल, ये देखो वही उसूल वही है, यहां से निकल गया, यहां से निकाल के यहां पे लाके अलग से डेप्रिशिएट करेंगे। को वहां पड़ा रहता तो पूरा 60 इंटू 10%, लेकिन ये तो 6 महीने रहा, इंटू 6/12 कितना? ये तो पहले भी देखा देखा लग रहा है। ओ, तो पागल नहीं है कि फिर से ये वर्किंग की भी जहमत उठाएंगे, बल्कि ऑन डिस्पोजल लिखा करेंगे और यहां पे आकर लिखा करेंगे वर्किंग 1 और उठा के 3 लिख लिया करेंगे, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन 70.75, ये यहां पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सवाल पूरा हो गया, ठीक है। इसलिए कहा था आपको पहले ये वर्किंग किया करो। इस मेथड में ये वाली वर्किंग इसमें हेल्प करेगी। कैसे हेल्प किया? एक तो इसने ये 60 दिया जो यहां माइनस हुआ और ओपनिंग की डेप्रिसिएशन निकाली हमने। दूसरा इसने ये 3 दिया जो एज इट इज यहां पे हमने इस्तेमाल कर ली। तो टेक्निकल बात सिर्फ इतनी सी है। एक तो रिड्यूसिंग बैलेंस है चूंकि, तो ओपनिंग एसिड्स की कॉस्ट नहीं बुक वैल्यू चाहिए। अगर एसिड बिक रहा है तो बिकने वाले एसिड की बुक वैल्यू माइनस करनी है। सारे एसिड्स की बुक वैल्यू निकाल के उसमें से जाने वाले एसिड की बुक वैल्यू माइनस कर दो। लेकिन कौन सी डेट पर खड़े होकर ये सब कर रहे हो? यकम जनवरी 12 पे। तो 700 भी यकम जनवरी 12 पे आपने निकाला है, 900 माइनस 200 करके। ये 200 भी यकम जनवरी 12 का है, यकम जनवरी 12। तो 700 भी यकम जनवरी 12 पे खड़े होकर निकाला है, और जाने वाले एसिड की भी यकम जनवरी 12 की ही बुक वैल्यू माइनस करो। बकाया जो बच गए उनको सारा साल डेप्रिशिएट करो। इसको सिर्फ 6 महीने डेप्रिशिएट कर लेना। ये वर्किंग मैंने कहा रिपीट मत करना, टाइम जाया होता है पर्चे में। हुई पड़ी है वर्किंग 1 लिख देना सिर्फ, ठीक है। वैसे सवाल ये हो गया, बस क्लोजिंग्स निकालने हैं, ठीक है। इसको पहले करना, इसकी पिक्चर ले लो, फिर चेक कर लेना, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर अगला सवाल करना, ओके। अच्छा सुनो, अब आखिरी बात इधर जरा, एक मिनट वो हाइब्रिड वाली तस्वीर ले लें, जल्दी कर लें। मैं बस होमवर्क बता रहा हूं। ये 34 भी होमवर्क में है, इससे अगला 36 भी होमवर्क में है, और होमवर्क वाले सारे क्वेश्चन तो होमवर्क में हैं ही। वो तो असल में होमवर्क है ना, वो प्लान्ड होमवर्क था, ये अनप्लान्ड है। ये आपकी तरक्की के लिए है और वो आपकी बराबरी रखने के लिए कि जहां पे हो जमे रहो। उसमें सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के सिंपल सवाल है विदाउट डिस्पोजल, वो लाजमी करने हैं ताकि पक्के हो जाओ। कल फिर इससे आगे, कल इंशाल्लाह एक्सचेंज भी कर पाएंगे हम एंड पे। अल्लाह हाफिज।